उत्सर्ग एकांकी पृष्ठ संख्या 34। मंजुल और शेखर की बातचीत क्रमशः अभी भी अभिव्यक्ति दे रही है। मंजुल, आपकी खोज में हम दोनों कहीं रेडियो न बन जाएं। मंजुल को ऐसा लगता है कि शेखर अपनी खोज में इतना डूबे रहते हैं कि शायद आवाज़ के अलावा शारीरिक रूप से किसी का होना या ना होना उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। जिस तरह से रेडियो में आवाज़ तो सुनाई देती है लेकिन व्यक्ति दिखाई नहीं देता, उसी तरह से मंजुल को लगता है कि शेखर जिस तरह से कार्य में डूबा रहता है उससे कहीं वह रेडियो ही समान ही उनका जीवन ना हो जाए। शेखर, कोई बुरी बात तो होगी नहीं, तू यहाँ से चली जाएगी तब भी मैं तेरी आवाज़ सुन सकूँगा। शेखर अपनी मस्ती में कहता है, कोई बात नहीं, रेडियो बन जाएंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा, और जब व्यक्ति यहाँ नहीं होगा या मंजुल यहाँ नहीं होगी तो वह उसकी आवाज़ को सुन सकेंगे। लेकिन इस बात से मंजुल को पीड़ा होती है। मंजुल भरी आवाज़ में, आप तो यही चाहते हैं कि मैं यहाँ से चली जाऊँ तो अच्छा है। शेखर मनाते हुए स्वर में, वाह, तू यह क्या कह रही है? तेरे जाने के इन 6 महीने में मेरी क्या हालत रही यह मैं जानता हूँ। प्यारी बेटी, जैसे मेरा सुख अपने साथ ही ले गई। काम से लौटने पर जब तेरी याद आती थी तो मालूम होता था जैसे किसी ने मेरे घर से सारी हवा खींच ली है और मेरा दम घुट रहा है। लाचार होकर तेरी याद भूलने के लिए काम में लग जाना पड़ता था। यहाँ पिता पुत्री के आपसी संबंधों का बहुत गहरा विश्लेषण किया गया है कि जहाँ मंजुल को अपने पिता से दूर होने का सोचते ही कष्ट होता है, वहीं शेखर भी उस अनुभूति में उसी दर्द को महसूस करता है। कोई भी पिता अपनी पुत्री को अपने से दूर जाने देना नहीं चाहता है, लेकिन सामाजिक वातावरण में उसे अपनी बेटी को अपने से दूर करना उसकी मजबूरी हो जाती है। यद्यपि उनकी बेटी अभी विदा नहीं हुई है, लेकिन दूर चले जाने के कारण वह अपनी अनुभूति को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जिस तरह से ऑक्सीजन के अभाव में किसी व्यक्ति का दम घुटता है और उसे ऐसा एहसास होता है कि उसका जीवन समाप्त हो रहा है, उसी तरह से बेटी मंजुल के चले जाने से ऐसा डॉक्टर शेखर को लगता है कि जैसे उसके जीवन की सारी ताकत को ही कोई बेटी के साथ लेकर चला गया है और उस बेटी की याद को बुलाने के लिए वह मजबूर होकर कार्य करने में लगे रहते हैं। मंजुल, तो इस बहाने आपका काफ़ी काम हो गया। लेकिन इस बात को भी मंजुल दूसरे अर्थ में कहती है कि चलो अच्छा हुआ मैं दूर चली गई तो कम से कम आपका काम तो हो गया, क्योंकि आपका काम आपको मुझसे दूर कर देता है। शेखर बेबसी के स्वर में, हाँ हो तो गया, पर मेरी बेटी मंजुल के बिना तो मैं जैसे खुद एक एपराटस बन गया। सच कहता हूँ बेटी, तेरे बिना मुझे अपनी ज़िंदगी भी अच्छी नहीं लगती। यहाँ पिता पुत्री के संबंधों का बेहद सुंदर वर्णन किया गया है कि शेखर को लगता है कि जैसे बेटी के दूर चले जाने पर वह भी एक यंत्र मात्र बनकर रह गए थे। अपने जीवन की प्रत्येक कार्य जैसे वह यंत्र को आदेश करने पर यंत्र चुपचाप अपना काम करता रहता है, वैसे ही बेटी के चले जाने पर वो भी यंत्र के समान ही सिर्फ कार्य कर रहे थे, लेकिन जैसे उनके जीवन में से जीवन का अभाव हो गया था। मंजुल, तो आप मुझे कहीं नहीं भेजेंगे? शेखर, कहीं नहीं, तू तो खुद अपनी माँ की सहायता के लिए नौकरों को साथ लेकर पूरी चली गई, नहीं तो क्या मैं तुझे जाने देता? तेरी इच्छा देखकर मैं चुप हो गया, नहीं तो क्या मैं अपनी बेटी को कहीं जाने देता? यहाँ पुनः शेखर का पिता का ममतामय रूप दिखाई देता है कि कोई पिता नहीं चाहता कि उसकी बेटी उससे दूर जाए,
लेकिन मजबूरी के कारण और अपने बच्चों की खुशी के लिए पिता अपने बच्चों को दूर भेजने के लिए तैयार हो जाता है। मंजुल: तो आप कहाँ जा रहे हैं? शेखर: मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, अभी आ जाऊँगा। वात्सल्य से: मंजुल, अभी आ जाऊँगा। मंजुल को शिकायत होती है कि अगर पिता उसके बिना नहीं रह सकते तो आज उसके आते ही पिता कहाँ जाना चाह रहे हैं, जिसकी वह शिकायत करती है। और शेखर उस बात को समझते हुए प्यार से कहते हैं कि मैं बहुत जल्दी ही आ जाऊँगा। मंजुल मुंह बनाकर दुलार के स्वर में: पिताजी, मैं भी साथ चलूँगी। यहाँ पिता पुत्री के उस छोटे बचपन की याद दिलाता है, जैसे कोई बच्चा पिता को जाता देखकर उनके साथ चलने की जिद करता है, वैसे ही मंजुल भी उसी प्रेम पूर्वक शेखर के साथ जाने की बात करती है। शेखर: साथ चलेगी? अच्छा चलो, कुछ सोचकर, लेकिन नहीं, तुम मत चल। मंजुल: 6 महीने बाद आई हूँ, फिर भी साथ ना चलूँ? मैं तुझे अपने साथ नहीं ले जा सकता, लेकिन मंजुल, मैं स्टडी सर्किल जा रहा हूँ। मंजुल: कैसा स्टडी सर्किल? मैंने जो खोजें की हैं, जिनके भिन्न भिन्न रूपों का काम करने के लिए मेरे कुछ विद्यार्थी, उन्हें आगे की बात बतलानी है। अगर इसमें कुछ गड़बड़ी हो जाए तो मंजुल, मेरी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। यह मेरे सारे जीवन की तपस्या है। मैं इसका एक कॉर्क भी इधर से उधर होता नहीं दे सकता। तू यहाँ रहेगी मेरे अपैरेटस के पास। मैं खुद इससे अलग होना नहीं चाहता। कहीं तेरी पूसी उछल कूद कर कुछ तोड़ फोड़ दे तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। मंजुल, मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। यहाँ शेखर की तन्मयता और जीवन की मेहनत को स्पष्ट करते हुए शेखर के माध्यम से लेखक कहने का प्रयास कर रहा है कि अपने जाने की मजबूरी को स्पष्ट करते हुए शेखर बताते हैं कि अकेले कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता। अगर आपको खोज भी करनी है तो अलग अलग आयामों से विभिन्न व्यक्तियों से सहायता लेनी पड़ती है। और डॉक्टर शेखर यद्यपि अपने यंत्र पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन साथ ही वह अपने अनुभवों को अपने विद्यार्थियों के साथ आपस में शेयर करते हैं, और जिससे कि वह और अधिक सुधार ला सकें। लेकिन उन्हें यह भी चिंता है कि कहीं उनकी अनुपस्थिति में उनके यंत्र को कोई छेड़ ना दे, कहीं कोई टूट फूट ना हो जाए, इसका भय उन्हें दिखाई देता है। और इस वजह से वे मंजुल को कहते हैं कि तुम घर पर रहोगी तो मुझे ये संतोष रहेगा कि यह यंत्र सुरक्षित है, इसके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं हो रही है। और उन्हें चिंता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मंजुल की प्रिय बिल्ली कहीं उछल कूद करती हुई उनके यंत्र को तोड़ दे। इसलिए वह मंजुल को सचेत करते हैं कि ऐसा ना हो कि मैं जिस यंत्र की सुरक्षा के लिए तुम्हें यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ, कहीं तुम्हारी बिल्ली उछल कूद करके उसको तोड़ ना दे और मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाए। मंजुल: बुरा मानकर आप मेरी पूसी को गाली क्यों देते हैं? वह ऐसी शैतान नहीं है कि वह आपका अपैरेटस तोड़ दे। वह भी तो एक वैज्ञानिक है, खोज में लगी रहती है दूध दही जैसी पवित्र वस्तुओं की। अपैरेटस के पास जाने से उसे अपनी चीज़ तो मिलेगी नहीं। लेकिन मंजुल को बुरा लगता है कि उसकी पालतू बिल्ली पर आरोप लगाया जा रहा है। उसका मानना ये है कि जिस तरह से उसके पिता वैज्ञानिक है, उसी तरह से उसकी पूसी भी एक वैज्ञानिक के समान है, जो सिर्फ दूध दही जैसी वस्तुओं की तलाश में इधर से उधर भटकती है। अन्यथा उसे वस्तुओं से कोई भी लेना देना नहीं है। शेखर: धन्य है तेरी पूसी, लेकिन मेरा अपैरेटस। वे इस चीज़ को, बेटी की बात को नकार नहीं पाते और वो कहते हैं वो तो ठीक है, चलो तुम्हारी पूसी अच्छी है, लेकिन फिर उन्हें डर लगता है कि कहीं उनके यंत्र के साथ कुछ हो ना जाए। मंजुल बीच में ही: आपका अपैरेटस, इससे क्या होता है? शेखर: मंजुल, इस अपैरेटस से मैं क्या नहीं कर सकता,
इसके द्वारा मैं मरे हुए आदमी के सूक्ष्म शरीर को एक आकार दे सकता हूँ। शेखर अपनी खोज के बारे में अपनी बेटी को बताते हैं कि किस तरह से उन्होंने जीवन भर मेहनत करके यह प्रयास किया है कि वह मरे हुए व्यक्ति के अंदर छिपी हुई जो आत्मा है या जो उसका सूक्ष्म शरीर उसमें से निकल कर चला जाता है, उसको वह देख सकते हैं। मंजुल कुछ शंकित होकर, मरे हुए आदमी? हाँ, मरे हुए आदमी से बातें कर सकता हूँ। मंजुल, बातें कर सकते हैं? मंजुल को शेखर की खोज पर अविश्वास तो नहीं है, लेकिन उसे हैरानी होती है कि कोई व्यक्ति किस तरह से मरे हुए व्यक्ति से बात कर सकता है। हाँ, यह काम संसार के किसी वैज्ञानिक ने नहीं किया। मेरे हाथों यह पूरा होना था। मैंने मनुष्य की मृत्यु का रहस्य खोज लिया है। मरने के बाद यह बोलने वाली चीज़ क्या हो जाती है। शेखर अपनी खोज के बारे में बताते हैं कि आज तक कोई भी वैज्ञानिक यह नहीं खोज पाया कि आखिर मरने के बाद व्यक्ति जाता कहाँ है, लेकिन शेखर ने उस वस्तु को खोज निकाला है और उसे एहसास हो गया है कि व्यक्ति नहीं मरता, बल्कि व्यक्ति का शरीर मरता है और मरने के बाद भी वह उससे बात कर सकते हैं। मंजुल, मैं 6 महीने बाहर रही, मुझे क्या पता था कि पिताजी ने संसार को ही बदल दिया है। अब की बार 6 महीने बाहर रहूं तो शायद आप किसी को मरने भी ना दें। शेखर, लेकिन मरने में क्या बुराई है? मैंने तो यह सिद्ध कर दिया है कि जो मर गए हैं वो वास्तव में मरे हुए नहीं हैं। शेखर यहाँ अपनी बात को स्पष्ट करना चाहते हैं कि सांसारिक जीवन में जिसे हम मरा हुआ मान लेते हैं, वास्तव में वह व्यक्ति मरता नहीं है। असल जीवन में सिर्फ उसका शरीर ही मरता है और हम संसार में उसके शरीर को ही जीवन मान लेते हैं। मंजुल, तब तो मैं यही सिद्ध करूंगी कि जो जी रहे हैं वो वास्तव में नहीं जी रहे। शेखर, शैतान लड़की, तू हंसी समझती है, लेकिन यह बात तय है कि मृत्यु का रहस्य खोलने के बाद मृत्यु का भय जाता रहेगा। मृत्यु तो वैसी ही है जैसी मैं अपना कोट उतार कर अलग रख देता हूँ। तब हमारा वास्तविक मनुष्य शरीर की सीढ़ी से उतरकर सच्चे संसार में प्रवेश करता है। इससे जानती है क्या होगा? थोड़ा मंजुल मजाक में उसे लेती है कि थोड़े दिन बाद तो आप यह परिवर्तन संसार में अजीब ला देंगे कि कोई व्यक्ति मरता नहीं है। शेखर का मानना यह है कि तुम जिस बात का मजाक समझ रही हो, लेकिन यह बात उतनी ही सत्य है कि मौत का रहस्य जान लेने के बाद व्यक्ति के जीवन में मरने का जो भय है वह समाप्त हो जाएगा। जब उसे इस बात का पता चल जाएगा कि वास्तव में व्यक्ति मरता नहीं है, बल्कि वह दूसरे जीवन में प्रवेश कर जाता है। उदाहरण देकर वह स्पष्ट करते हैं कि जिस तरह से हम अपने पहने हुए कोट को उतार कर टांग देते हैं, उसी तरह से जीवन में भी आत्मा इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है, लेकिन वह मरती कभी भी नहीं है। मंजुल, क्या होगा? जितने रोने वाले हैं उन्हें सुख और संतोष मिलेगा। यहाँ शेखर का मानना ये है कि जो किसी व्यक्ति के आत्मा के छोड़कर चले जाने से मरा हुआ जानकर रोते हैं, वास्तव में जब वह इस सत्य को जान जाएंगे कि उनका प्रिय व्यक्ति मरा नहीं है, बल्कि वह उनसे कुछ कदम आगे चलकर दूसरे जीवन में प्रवेश कर गया है और वो जब चाहे उससे बात कर सकते हैं, तो उनको रोना बंद हो जाएगा और वह सुख और संतोष का अनुभव करेंगे कि वो व्यक्ति हमेशा उनके जीवन में जीवित रहेगा। शेखर, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। मंजुल, तुम बड़ी नटखट हो गई हो। अच्छा पिताजी, अब मैं बहुत गंभीर बन जाऊँगी, अब नहीं हंसूँगी।